गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो लास्ट टाइम पे बेटा हम सेल चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हो गया था। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक हमने लास्ट टाइम करा दिया था। उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, तो सेल वॉल में देखिए, जो सेल वॉल है रिजिड है, सपोर्टिव है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, फंजाई, प्लांट्स एंड सम प्रोटिस्टेंस। इन सब में आपको मिलेगा। ये रिजिड सपोर्टिव स्ट्रक्चर होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर मिलता है। ठीक है, एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज का, गैलेक्टेंस का, मैनन्स का, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का, इन सब का बना होता है। और ज़्यादा डिटेल में हमने एल्गी के बारे में प्लांट किंगडम में बता रखा था कि उसमें एल्जिन, कैरागिन, ये सब भी होता था। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। प्लांट का सेल वॉल दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होता है बेटा, आप देखोगे ना, सेल अभी बिल्कुल नौजवान है, यंग है, तो यंग प्लांट सेल जो होता है ना, उसमें आपको मिलेगा प्राइमरी सेल वॉल। डिवाइडिंग या मेरिस्टेमेटिक सेल है, ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिखा है डिवाइडिंग या मेरिस्टेमेटिक सेल। डिवाइडिंग या मेरिस्टेमेटिक सेल है तो उसका जो सेल वॉल होता है वो प्राइमरी नेचर का होता है। और ये आपको कहाँ बनेगा? ये इनर टू द मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के जस्ट अंदर की तरफ बनता है। ये एक्सटेंसिबल होता है, ग्रो कर सकता है। लेकिन जब वही सेल जब मेच्योर हो जाता है, ओल्ड होने लगता है, तो व्हेन द सेल मेच्योर्स या बिकम ओल्ड, secondary cell wall is laid to the primary cell wall, laid to inner to the primary cell wall। जो सेकेंडरी सेल वॉल है प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ बनता है। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर का मतलब क्या हुआ? मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल दोनों के बीच में बनेगा, टू द प्राइमरी वॉल। और ये इनएक्सटेंसिबल होता है, रिजिड होता है, ये ग्रो नहीं कर पाता है। तो प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, मतलब जिधर मेम्ब्रेन था वहाँ पे बनता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये इसमें आके और बहुत सारे लिग्निन वगैरह, सुबरिन वगैरह जाके भर सकते हैं, जिससे बिल्कुल रिजिड हो जाता है, ये मतलब बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ये देखिए जरा, दो प्लांट सेल है, प्लांट सेल ए, प्लांट सेल बी, दो प्लांट सेल है। ये सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। ये सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। तो बेटा बीच में हमने देखा है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या है? मिडिल लैमेला सीमेंटिंग लेयर होता है जो एडजेसेंट दो पड़ोसी सेल हैं, इनके सेल वॉल के बीच में बनता है और इनको चिपकाए रखता है। तो मिडिल लैमेला क्या है, हम बात करने वाले हैं। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आप पहले इतना नोट कर लें, लिख लें। तो फिर यहाँ पे हम मिडिल लैमेला के बारे में बात करते हैं। मिडिल लैमेला और प्लाज्मोडेस्माटा, इन दो के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप पहले इतना लिख लीजिए। तो ये देखिए मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है? मिडिल लैमेला जो होता है बेटा, आप देखेंगे ये सीमेंटिंग लेयर है, ये एमॉर्फस सीमेंटिंग लेयर है, प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट सेल वॉल। दो पड़ोसी सेल के सेल वॉल के बीच में जो लेयर मिलेगा, ये मिडिल लेयर होता है। और ये क्या करता है? ये ग्लू करता है, चिपकाए रखता है या होल्ड करता है टू एडजेसेंट सेल्स। ये दो पड़ोसी सेल को आपस में चिपकाता है। जैसे आप देखिए, जब घर बनता है, ईंट, दो ईंट को कौन जोड़ता है? सीमेंट जोड़ता है। तो ये सीमेंटिंग लेयर है जो दो सेल के सेल वॉल को क्या किया है? जोड़ा हुआ है। ये होता है मिडिल लैमेला, सीमेंटिंग लेयर है ना। और ये बेटा आप देखेंगे, ये बना है मेनली मेडअप ऑफ, मेनली कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, पेक्टेट मतलब पेक्टिन, कैल्शियम पेक्टेट एंड ऑल्सो कंटेन, थोड़ा बहुत और भी होता है इसमें,
मैग्नीशियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। मेन कंस्टिट्यूएंट कैल्शियम पेक्टेट है, थोड़ा बहुत इसमें मैग्नीशियम पेक्टेट भी होता है। और जब फल पकता है ना, फ्रूट राइपनिंग के टाइम पे, जो मिडिल लैमेला में जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन, उसी को पेक्टिनेज एंजाइम क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है, जिससे फ्रूट पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ना। तो पेक्टिन कंस्टिट्यूएंट जो होता है मिडिल लैमेला का, वही डिसॉल्व हो जाता है, जिससे फल सॉफ्ट हो जाता है। तो ये मिडिल लैमेला था। आप लिखते जाओ बेटा, ये मिडिल लैमेला था। मिडिल लैमेला के बारे में हमने लिख दिया, ये बता दिया आपको। अब आप देखिए जरा, हम थोड़ा सा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? तो आप ये बताइए, दो पड़ोसी प्लांट सेल हैं, तो दो पड़ोसी प्लांट सेल हैं, ये सेल वॉल है, बीच में मिडिल लैमेला है, इनके थ्रू पास करता हुआ, गुजरता हुआ एक ये पुल बन गया है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन गया है। ये देखिए, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, ये जो किसके किसके थ्रू पास किया, सेल वॉल और मिडिल लैमेला के थ्रू पास करता हुआ ये साइटोप्लाज्मिक ब्रिज होता है। इसी ब्रिज को ही हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। जूलॉजी में कोई प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होता एनिमल सेल में, वहाँ पे इसको हम बोलते हैं गैप जंक्शन। ठीक है, तो इसका काम क्या है, इस सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ आ जाएगा, इस सेल का साइटोप्लाज्म यहाँ पे जा सकता है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, जो प्लाज्मोडेस्माटा है ना, ये क्या करता है, ये एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज है, जो दो एडजेसेंट प्लांट सेल्स के, नेबरिंग प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म को क्या करता है, कनेक्ट करता है। मतलब इसका साइटोप्लाज्म यहाँ जा सकता है, इसका साइटोप्लाज्म यहाँ जा सकता है। तो ये दो एडजेसेंट सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा कहाँ से गुजरेगा, कहाँ से ट्रेवर्स करेगा, पास करेगा, मिडिल लैमेला और सेल वॉल को पास करता हुआ बनता हुआ जो रास्ता होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। बना लीजिए, आप लिख लीजिए, बना लीजिए। आगे हम बात करते हैं इसके बाद, फिर हम बात करते हैं बेटा, आप देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, तो हम ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिएगा, एक ऑर्गेनेल होंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेनस। एक कैटेगरी बनेगा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड या सिंगल मेम्ब्रेनस, और तीसरा और अंतिम कैटेगरी बनेगा एमेम्ब्रेनस, एमेम्ब्रेनस। मतलब जिसमें एक भी मेम्ब्रेन ना हो, जिसमें मेम्ब्रेन क्या होगा, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगा, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल होगा, जिसमें एक भी मेम्ब्रेन नहीं होगा। तो यहाँ पे ना सेल ऑर्गेनेल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, बेसिस था उसमें कितने मेम्ब्रेन थे। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन में क्या क्या एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आप पढ़ लोगे। ठीक है, इसमें आप प्लास्टिड पढ़ लोगे, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, प्लास्टिड। इसी में आप पढ़ लोगे न्यूक्लियस। हालांकि न्यूक्लियस सेल का ब्रेन है, ब्रेन, लेकिन इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस में आप पढ़ोगे गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी आप पढ़ोगे, माइक्रोबॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल, ये पढ़ोगे आप। और इसी में आप पढ़ोगे लाइसोसोम। ये सब जितने भी है ना सिंगल मेम्ब्रेनस में आते हैं। तो माइक्रोबॉडीज में बेटा आप देखो क्या क्या पढ़ोगे, ग्लाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम,
स्पेरोसोम्स, ये सब, तो ये सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं। और बिना मेम्ब्रेन वाले में आप देखेंगे इसमें न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल, राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन्स या साइटोस्केलेटन्स, ये NCRC, ये समझा बिना मेम्ब्रेन के, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। साइटोस्केलेटन्स जो होता है इसमें क्या क्या पढ़ते हो आप लोग, इसमें आप पढ़ते हो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं साइटोस्केलेटन्स। ये सब ना बिना मेम्ब्रेन वाले हैं, इनमें एक भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो अब हम ऐसा करते हैं ना, यहाँ सिंगल मेम्ब्रेन से हम उठाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे बेटा, गोल्जी बॉडी हो गया, ER हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन चारों को हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, क्यों? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब जिन सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड हो, कोऑर्डिनेटेड हो, इन चारों को बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि इनका आप देखोगे ना, कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है, मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड फंक्शन है, एक दूसरे का फंक्शन इनका आपस में ना जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, तो इनको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इन चारों का, गोल्जी बॉडी, ER, वैक्यूल और लाइसोसोम, इनका फंक्शन एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है, कनेक्टेड है, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये सब है ये। अब इनको तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम नहीं बोल देते हैं, क्यों? क्योंकि इन सब का फंक्शन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इन चारों का फंक्शन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसलिए इनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। आप लिख लो, फिर हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात करते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? ऑर्गेनेल्स हैविंग कोऑर्डिनेटेड या रिलेटेड फंक्शंस, ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका फंक्शन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है, उसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडो मतलब क्या होता है? अंदर, प्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क। जैसे आप ये देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये कोई यूकैरियोटिक सेल है और उसके अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो पूरे साइटोप्लाज्म में नेट लाइक स्ट्रक्चर का, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये आप देखिए, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस का, ये न्यूक्लियस का इनर मेम्ब्रेन है, ये बीच बीच में न्यूक्लियर पोर है। और न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ही ये RER निकलता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है अंदर का। अच्छा, ये जो आपको फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। दो सिस्टर्नी को जोड़ने वाला ये ट्यूब है, ट्यूब्यूल, और इससे जो पाउच निकल रहा है वेसिकल्स बोलते हैं इसको। तो ER के 3 पार्ट हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल। ये फ्लैट स्ट्रक्चर सिस्टर्नी है, 2 सिस्टर्नी को जोड़ता है ट्यूब्यूल, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वेसाइकल। तो आप देखेंगे बेटा, RER 2 टाइप का है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का है, RER और SER। ये SER है, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ सिस्टर्नी के ऊपर रिसेप्टर लगा है, जिसका नाम है राइबोफोरिन रिसेप्टर। राइबोफोरिन रिसेप्टर होता है ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ, और इसके ऊपर राइबोसोम अटैच है। तो आप देखोगे ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो रिसेप्टर है,
रिसेप्टर पे आप देखोगे राइबोसोम्स अटैच होंगे, इसलिए इसका सरफेस रफ दिखाई देता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी के सरफेस पे राइबोसोम अटैच नहीं होता, कोई भी रिसेप्टर नहीं है, राइबोसोम अटैच नहीं है, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ दिखाई देता है माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये बताना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच रहते हैं, राइबोसोम राइबोफोरिक रिसेप्टर के ऊपर अटैच होता है और अपने बड़े वाले सब यूनिट से अटैच है। देखो लार्जर सब यूनिट है, यूकैरियोट में लार्जर क्या होता है 60, स्मॉलर 40 पीछे की तरफ है। तो राइबोसोम अटैच्ड टू द राइबोफोरिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन RER सिस्टर्नी सरफेस विद द हेल्प ऑफ इट्स लार्जर सब यूनिट, अपने बड़े वाले सब यूनिट से अटैच होगा, स्मॉलर से नहीं अटैच होगा। तो ये RER है। और बेटा ध्यान देना, RER से ही SER निकला हुआ है, ध्यान देना, ये जो SER है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है, ये RER से निकलता है, उससे बना होता है। तो ध्यान देना, RER गिव राइज टू SER, RER से ही SER बनता है, SER RER से ही अटैच है। और आप देखेंगे अगर हम RER के फंक्शंस के बारे में बात करें तो क्योंकि इसके सरफेस पर राइबोसोम अटैच है तो इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना और सिक्रीशन करना। राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाता है और RER के सरफेस पर राइबोसोम है, तो RER का काम क्या हो जाएगा, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, और ये प्रोटीन सेल के बाहर सिक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। और एक काम और है, आप देखेंगे ना, ये देखिए न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो RER डेराइव्ड होता है। तो यहां पे हम लिख देते हैं आउटर न्यूक्लियर इन्वेलप, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है इज RER डेराइव्ड, RER से ही डेराइव्ड होता है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आउटर इन्वेलप से ही लगा हुआ है, इसी से कंटिन्यू है, और आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का इसी से ही बनता है, RER से ही बनता है। और RER से गिव राइज ऑल्सो SER, तो SER में भी यही 3 पार्ट है तीनों। तो SER जो होता है इसके सरफेस पे ना सिस्टर्नी पे राइबोसोम नहीं मिलेगा, इसलिए माइक्रोस्कोप के नीचे बिल्कुल स्मूथ दिखाई देता है। तो आप देखिए फंक्शन क्या है SER का, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। और SER में देखोगे बेटा, SER में एंजाइम्स होते हैं, एक एंजाइम है जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजनेज। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजनेज, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो लीवर सेल्स होते हैं, हिपैटोसाइट्स, जो लीवर सेल्स होते हैं, लीवर सेल्स में जो SER होगा उसमें एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450 ऑक्सीजनेज, यही ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसके अलावा जो मसल सेल्स होते हैं ना, मसल सेल्स, मायोसाइट्स, मायोसाइट के अंदर जो SER होता है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मसल सेल्स होते हैं मायोसाइट, उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बेटा उसमें जो SER होता है ना, SER के मेम्ब्रेन पे आप देखोगे, मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रोटीन होता है जिसका नाम है कैल्शियम आयन चैनल प्रोटीन, ध्यान देना, जिसका नाम है कैल्शियम आयन चैनल, SER के मेम्ब्रेन पे होगा। मसल सेल्स के SER के मेम्ब्रेन पे कैल्शियम आयन चैनल होता है और यहीं से कैल्शियम आयन बाहर निकलता है। और ये मान लो कि ये मसल सेल्स है ना, ये मसल सेल है, तो ये कैल्शियम आयन निकला, जिसकी वजह से मसल सेल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो कैल्शियम आयन जो होता है यहीं से निकलता है, मायोसाइट के SER के मेम्ब्रेन से निकलता है, कैल्शियम आयन चैनल से निकलता है, जो मसल सेल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और SER से ही बनता है स्फेरोसोम, स्फेरोसोम माइक्रोबॉडीज है, माइक्रोबॉडी है जो SER से ही बनता है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम हटा देंगे, मिटा देंगे, पहले आप लिख लो, ठीक है। यहां पे ध्यान देना बेटा, ER के बाद हम बात करते हैं गोल्गी अपरेटस के बारे में। जो गोल्गी अपरेटस या गोल्गी अपरेटस होता है, इसका डिस्कवरी किया था कैमिलो गोल्गी ने किया था, आउल के नर्व सेल्स में किया था, उल्लू के नर्व सेल्स में डिस्कवर किया था गोल्गी साहब ने। तो आप देखिएगा ये जो गोल्गी अपरेटस होता है
इसको हम कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, ध्यान देना, डिक्टियोसोम्स इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में गोल्गी बॉडी को ना डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, एनिमल सेल्स में गोल्गी बॉडी ही बोलते हैं या गोल्गी एपरेटस बोलते हैं, प्लांट सेल्स में डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। एक्चुअल में प्लांट सेल्स में क्या होता है बेटा, गोल्गी बॉडी के ना बहुत सारे सिंपल यूनिट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स, और एनिमल में क्या है, सिंगल कॉम्प्लेक्स गोल्गी होगा। प्लांट में क्या होगा, मैनी सिंपल यूनिट्स ऑफ गोल्गी होते हैं जिसको हम बोलते हैं डिक्टियोसोम्स। तो आप देखिए ये डेंसली स्टेन्ड नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो गोल्गी बॉडी है डेंसली स्टेन्ड, डाई से कलर करते हैं तो बहुत ज़्यादा डेंसली कलर्ड हो जाता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, और आपको ना ये प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि आप ये सब क्या पढ़े, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े हो ना। गोल्गी बॉडी आप देखोगे हमेशा ईआर के आसपास होगा, न्यूक्लियस के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि ईआर से जो मटेरियल रिलीज होता है वेसिकल के फॉर्म में, उसको गोल्गी बॉडी क्या करता है, रिसीव करता है। तो रिसीव करने के लिए तो उसके आसपास ही रहेगा ना। तो मेड अप ऑफ मैनी फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिस्टर्नी। जैसे ईआर में फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं था सिस्टर्नी, ऐसे यहाँ भी फ्लैट स्ट्रक्चर है, और सिस्टर्नी का जो नंबर है, साइज है, वेरिएबल है, नंबर 4 से 8 तक होता है, साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होता है, डायमीटर देखिए 1 2 3 4 दिखाया है, 4 से 8 तक हो सकता है। ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे कंसेंट्रिकली अरेंज होता है, पैरेलली अरेंज होता है एक दूसरे के ऊपर। और पता है बेटा ये ऐसे न्यूक्लियस के आसपास मिलेगा, ईआर के आसपास में मिलेगा। 3 पार्ट है, यही तीनों पार्ट ईआर में भी था। क्या? सिस्टर्नी, टिब्यूल और वेसाइकल। सिस्टर्नी फ्लैट स्ट्रक्चर है, 2 सिस्टर्नी जुड़े होते हैं, सिस्टर्नी इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब्यूल के थ्रू, और ये जो वेसिकल्स निकल रहा है, पाउच निकल रहा है ना, इसमें मटेरियल भरा होता है जिसको बोलते हैं वेसाइकल्स। तो बेटा होता क्या है, गोल्गी बॉडी में देखिए, गोल्गी बॉडी पोलैरिटी शो करता है। एक चीज ये बोला जाता है, गोल्गी बॉडी एग्जिबिट पोलैरिटी, गोल्गी बॉडी में पोलैरिटी होता है। आप देखेंगे ना, ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी का वो पार्ट, ये वाला पार्ट, इस साइड वाला जो न्यूक्लियस की तरफ है, उसको बोलते हैं सिस फेस या कॉन्वेक्स फेज या प्रॉक्सिमल फेस या फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और गोल्गी बॉडी का ये वाला साइड, ये सिस्टर्नी का ये वाला फेस जो न्यूक्लियस के अपोजिट है, उसको बोलेंगे हम ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस या डिस्टल फेस या मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ये फॉर्मिंग था, ये मैच्योरिंग है, ये सिस था, ये ट्रांस है ना, जो न्यूक्लियस के अपोजिट है। और ये वाला साइड देखिए जो न्यूक्लियस की तरफ है, ये सिस फेज होता है। और आप ये बना लो, फिर हम गोल्गी बॉडी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। आप इसको पहले बना लो, लिख लो। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं गोल्गी बॉडी के। फंक्शंस, गोल्गी बॉडी के फंक्शंस आप देखिए। फंक्शंस है, सबसे पहले देखिए सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस, प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। प्लांट सेल में जब साइटोकाइनेसिस हो रहा होता है तो सेल प्लेट बनाने का जो काम स्टार्ट होता है वो कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी ही करता है। और दूसरा है जो रूट कैप सेल्स होते हैं, रूट कैप सेल्स, रूट में आपने मार्फोलॉजी में रूट कैप पढ़ा था। जो रूट कैप सेल्स होते हैं आप देखिएगा ये गोल्गी रिच होते हैं। गोल्गी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। तो रूट कैप सेल्स जो होते हैं ना, उनके साइटोप्लाज्म में गोल्गी बॉडी बहुत एक्सेस में मिलता है। तो वहाँ पे गोल्गी बॉडी क्या करता है, कुछ स्टिकी मटेरियल रिलीज करता है, म्यूसिलेज सिक्रिएट करता है, जो रूट के पैसेज को बिल्कुल स्मूथ बनाता है। जब रूट नीचे जाएगा जमीन में ना, तो उसका रास्ता स्मूथ रहेगा, रूट इजीली पेनिट्रेट कर पाएगा सॉइल को। और तीसरा फंक्शन देखिए, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म। स्पर्म में जो एक्रोसोम याद है ना, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म में देखिए जो हेड होता है एक्रोसोम बोलते हैं, वो इस एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज मॉडिफाइड गोल्गी,
वो गोल्गी बॉडी का ही मॉडिफिकेशन होता है, स्पर्म का जो एक्रोसोम होता है। इसके अलावा आप देखेंगे गोल्गी बॉडी का मेन काम है पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ materials to the intercellular or intracellular टारगेट्स। यही वजह है गोल्गी बॉडी को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, गोल्गी बॉडी को बोला जाता है बेटा पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। क्या मतलब हुआ? आप देखिए गोल्गी बॉडी का एक बड़ा अच्छा काम है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। आप देखो जरा, ये वेसाइकल्स है, कहाँ से आया है? ईआर से। आर से क्या आता है बेटा? प्रोटीन आता है। एसईआर से क्या आता है? लिपिड। तो आप देखिए ये प्रोटीन है, लिपिड है जो ईआर से आया हुआ है। तो ईआर से जो वेसिकल के फॉर्म में मटेरियल निकलता है, पीछे डायग्राम में दिखाया था वेसाइकल्स, उसको गोल्गी का सिस पार्ट क्या करता है? रिसीव करता है। देखिए ईआर से टपका, ध्यान देना, ईआर से टपका, गोल्गी ने लपका। ईआर से जो वेसिकल निकलता है, गोल्गी उसको क्या करता है? रिसीव करता है अपने सिस फेस से। फिर ये मटेरियल्स सिस्टर्नी के अंदर जाएंगे, वहां पे एंजाइम्स होंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे और फिर ट्रांसफॉर्म से वेसिकल के फॉर्म में ये निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? जहां जरूरत होगी, एड्रेस पे जाएगा, टारगेट पे जाएगा। टारगेट सेल के अंदर भी हो सकता है, इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। तो आप देखेंगे, इसलिए वो बोलते हैं इसको पोस्ट ऑफिस। मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस में जैसे पहले लेटर क्या हुआ? रिसीव हुआ, फिर मॉडिफाई हुआ, मुहर वगैरह लगता है, फिर रिलीज हो जाता है अपने टारगेट पे। ऐसे ही ईआर से जो मटेरियल निकला था, गोल्गी का सिस फेज ने रिसीव किया, फिर मॉडिफाई हुआ, फिर ट्रांसफेज से रिलीज हुआ अपने टारगेट पे जहां उसको पहुंचना है। तो देखिएगा जरा, वही हमने लिखा, पैकेजिंग किया, ट्रांसपोर्ट किया टारगेट पे, जहां पे उसका टारगेट है। इसलिए बोलते हैं इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। और एक चीज और बता दें हम, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप। देखिए ये बताओ, वहां से लिपिड आया था ना, लिपिड, तो लिपिड का होता है यहां पे ग्लाइकोसाइडेशन ऑफ लिपिड्स अकर्स इन गोल्गी बॉडी। ग्लाइकोसाइडेशन मतलब लिपिड है, लिपिड से बन गया ग्लाइकोलिपिड्स। और आप देखोगे ग्लाइकोजाइलेशन SYLATION ऑफ प्रोटीन्स। मतलब जो आर से प्रोटीन आया था, प्रोटीन से बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। तो बताना ग्लाइकोसाइडेशन क्या है? ग्लाइकोसाइडेशन लिपिड का होता है। ग्लाइकोसाइडेशन मतलब एसईआर से जो लिपिड आया उससे ग्लाइकोलिपिड का बनना। ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनेगा? गोल्गी बॉडी में बनेगा। ग्लाइकोजाइलेशन किसका होता है? प्रोटीन का। ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब जो प्रोटीन है उससे ग्लाइकोप्रोटीन का बनना। तो बताओ बेटा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बनता है? गोल्गी बॉडी में बनता है। कौन बनाएगा? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजाइल ट्रांसफरेज, ये बनाता है। तो एनसीईआरटी में देखो एक लाइन लिखा होगा कि जो राइबोसोम ईआर का जो राइबोसोम प्रोटीन बनाया था, उसका मॉडिफिकेशन गोल्गी बॉडी के अंदर होता है। तो ये प्रोटीन कहाँ का था? ये आर का ही तो प्रोटीन था, उसका मॉडिफिकेशन कहाँ हो रहा है? गोल्गी के अंदर। कौन कर रहा है? ग्लाइकोजाइल ट्रांसफरेज एंजाइम कर रहा है। तो लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बन गया, प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। कहाँ बना? गोल्गी बॉडी के अंदर बना ना। तो ये गोल्गी बॉडी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। पहले आप इसको लिख लो। अगला जो सेल ऑर्गेनेल है बच्चों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगला सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। लाइसो मतलब लाइसिस, ब्रेक करने वाला। सोमा मतलब क्या होता है? बॉडी। लाइसोसोम का मतलब होता है ब्रेक करने वाला बॉडी। तो बेटा लाइसोसोम देखिए क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड
वेसिकल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी बॉडी। तो पहले देखिए, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। और लाइसोसोम जो होता है बेटा, उसमें सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पहले बता चुके हैं। और ये वेसिकल के फॉर्म में होता है। और पता है जो गोल्जी बॉडी अभी हमने दिखाई थी इसके जस्ट पहले, गोल्जी बॉडी में जो वेसिकल्स हम नहीं निकाले थे ट्रांसफेज से, वो वेसिकल, उनमें से कोई वेसिकल लाइसोसोम भी हो सकता है। लाइसोसोम वेसिकल के फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है जो गोल्जी बॉडी से डिराइव्ड होता है ड्यूरिंग द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और सेल से अगर लाइसोसोम को निकाल लिया जाए और उसके अंदर देखा जाए तो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल कंटेन्स वेरियस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ध्यान देना, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मतलब ये एंजाइम्स हाइड्रोलेजेज होते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेट लो पीएच, एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं। दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेशन ऑफ मटेरियल्स। ये एंजाइम्स मटेरियल्स का डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक एसिड का। तो क्या बोलेंगे इनको हम? हाइड्रोलेजेज। प्रोटीन का करेगा तो प्रोटीएजेज, लिपिड का लाइपेजेज, डीएनए का डीएनएजेज, आरएनए का आरएनएजेज, आरएनएज, डीएनएज, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएज। कार्बोहाइड्रेट का तो ग्लाइकोसाइडेज या कार्बोहाइड्रेज। तो ये सब जितने भी हम अभी एंजाइम का नाम लिए ना, ये सारे हाइड्रोलेजेज होते हैं, हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने वाले हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं जो लो पीएच पे एक्टिव होते हैं। और पता है इतना लो पीएच कहाँ से आएगा? लो पीएच कहाँ से आता है? तो आप देखिए जरा यहाँ पे, मान लीजिए ये लाइसोसोम है, ठीक है, ये लाइसोसोम है, ये बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म है। तो होता क्या है, साइटोप्लाज्म से ही यहाँ पे हाइड्रोजन आयन पंप बना होता है। लाइसोसोम के मेम्ब्रेन पे हाइड्रोजन आयन पंप होता है, तो साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन का अंदर पंपिंग होता है, जिससे पीएच क्या होने लगता है ना, बढ़ने लगता है, जिससे पीएच घटने लगता है, सॉरी घटने लगता है, हाइड्रोजन बढ़ने लगता है ना, एसिडिटी बढ़ता है। हाइड्रोजन बढ़ने से पीएच कम होता है, एसिडिटी बढ़ता है। तो वही हमने लिखा है, एसिडिक कंडीशंस मेंटेन्ड बाय हाइड्रोजन एंड पंपिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनसाइड द लाइसोसोम। और लाइसोसोम के बारे में एक चीज और बोलते हैं, लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल होता है, बहुरूपिया होता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, इसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, शेप होते हैं। मतलब आप देखोगे प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम को हेट्रोफैगो लाइसोसोम बोलते हैं। एक होता है ऑटोफेजिक लाइसोसोम जो अपने ही कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर लेता है ना। तो कई अलग अलग रूप में मिलता है। और आप देखेंगे जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का काम है मटेरियल्स का डाइजेशन करना। लिपिड है, आरएनए है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है इसका। और मान लीजिए कोई पैथोजन मॉलिक्यूल या बैक्टीरिया का मान लीजिए सेल ने फाइगोसाइटोसिस कर लिया, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं ना उसको भी डाइजेस्ट करने का काम लाइसोसोम का ही होता है। अब लाइसोसोम मेटामॉर्फोसिस भी कराता है। जैसे टैडपोल लार्वा, जो फ्रॉग में टैडपोल लार्वा होता है उसमें टेल होता है, तो उसके टेल का डाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं ऑटोलिसिस। मतलब अपने ही बॉडी का कंपोनेंट टेल डाइजेस्ट हो गया ना, तो उसको डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम है कैथेप्सिन, कैथेप्सिन सी। एक एंजाइम होता है कैथेप्सिन सी। ये एंजाइम क्या करता है, ये टैडपोल लार्वा में जो फ्रॉग का टैडपोल लार्वा में जो टेल होता है ना उसका डाइजेशन करता है, ऑटोलिसिस करता है। ये एंजाइम लाइसोसोम का ही होता है, अपने ही कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर लिया, तो सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं ना ये। तो ये सब लाइसोसोम का काम होता है डाइजेशन करना। और लास्ट में है वैक्यूल। वैक्यूल क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में। प्लांट सेल्स में आप देखोगे, ध्यान देना, प्लांट और एनिमल को कंपेयर करें, एनिमल सेल्स में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होंगे, लेकिन प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होगा लेकिन बड़े साइज का होगा काफ़ी। और कभी कभी तो वो 90% वॉल्यूम कवर कर लेता है प्लांट सेल का पूरा। और वैक्यूल का काम है मेनली स्टोरेज करना। वैक्यूल कंटेन्स, वैक्यूल में एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल कंटेन्स वाटर है, सैप मतलब वाटर प्लस मिनरल्स वगैरह, एंथोसानिन पिगमेंट भी इसी में होता है,
बहुत सारे एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं सेल के जो यूजफुल नहीं, वो सब वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। वैक्यूल में एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट क्या करता है जानते हो? टोनोप्लास्ट का काम है, टोनोप्लास्ट पे देखिए हाइड्रोजन आयन पंप है, ऐसे बहुत सारे आयंस के लिए पंप होता है। तो ये बाहर से अंदर आयंस का पंपिंग करवाता है, वो भी एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है। मतलब बाहर आयंस का कंसंट्रेशन कम है, अंदर आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो लो टू हाई होगा तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा ना। तो यहाँ पे जो आयंस का ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। पंप जो होता है ये कराता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एनर्जी खर्च कराता है। मतलब आप देखेंगे बाहर आयन का कंसंट्रेशन कम है हाइड्रोजन आयन का, अंदर ज़्यादा है, तो एक्टिवली ये ट्रांसपोर्ट कराता है, अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन बाहर कम। और ये जो वैक्यूल है हमने बोला 90% एरिया सेल का कवर कर लेता है प्लांट का। तो पहले न्यूक्लियस बीच में था सेल में, लेकिन क्यों? क्योंकि वैक्यूल छोटा था। लेकिन जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बड़ा होता जाता है, न्यूक्लियस धक्का खा के सेल में ना पेरीफेरिक तरफ चला जाता है, क्योंकि वैक्यूल का साइज बढ़ रहा होता है। एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये अमीबा में मिलता है ना, एक्सक्रीशन कराता है, फॉर एक्सक्रीशन होता है, अमीबा में मिलता है। एक होता है फूड वैक्यूल, ये कुछ प्रोटिस्टेंस में ये भी मिलेगा। फूड वैक्यूल का काम है जिस सेल ने फैगोसाइटोसिस कर रखा है, फैगोसाइटोसिस, एनगल्फ्ड फूड को रखने के लिए फूड वैक्यूल होता है कुछ प्रोटिस्टेंस में, ये आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। तो वैक्यूल में एक ही मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट, याद रखना। प्रोकैरियोट में झूठ मूठ का वैक्यूल होता है, सीडो वैक्यूल, जैसे गैस वैक्यूल, उसमें कोई भी टोनोप्लास्ट नहीं होता। आप ये नोट कर लो, लिख लो। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये प्लूरल है, सिंगुलर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियन, ए हटा के ON हो जाता ना, माइटोकॉन्ड्रियन हो जाता। ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज सिंथेसाइज ATP। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का सिंथेसिस होता है। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है सेल का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ATP का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज स्मॉलर होता है, छोटा होता है। तो ये ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर स्टेनिंग स्पेसिफिकली। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअल में साइज क्या है? छोटा है। तो जब तक इसको हम स्पेसिफिक डाई से स्टेन नहीं करते हैं तब तक ये माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता नहीं है, बिना स्टेनिंग के नहीं देख पाओगे आप। और इसका स्टेनिंग किया जाता है डन बाय जेनस ग्रीन डाई, ये नोट कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्टेनिंग है जेनस ग्रीन डाई से किया जाता है। और शेप है, साइज है, नंबर है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरिएबल सेल टू सेल। मतलब सेल टू सेल आपको माइटोकॉन्ड्रिया का शेप, साइज, नंबर फिक्स नहीं मिलेगा, ये वेरी कर सकता है। तो आप देखेंगे ये सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप में होता है। साइज की बात करें तो 0.2 to 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है, और लेंथ 1 to 4.1 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। और इसका नंबर की बात करें तो नंबर ये डिपेंड करता है सेल के फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर जैसे मान लीजिए कोई सेल लेस एक्टिव है, कम फंक्शनल है, कम काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें एनर्जी कम है। एनर्जी कम इसलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम है। और अगर कोई सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, फिजियोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसका मतलब है उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा का मतलब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा रहा होगा, तो ATP भी ज़्यादा बना, तो सेल क्या है? बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो एक्टिव सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, जो रेस्टिंग सेल होगा, कम एक्टिव होगा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम होगा, तो एनर्जी भी कम होगा। और ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, बना रखा है। तो आप देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बेटा, आप इसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। 2 मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है ये। आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन में ये पोर दिख रहा होगा ना, पोर,
मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं बाहर से अंदर आना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा परमिएबल आउटर मेम्ब्रेन है, क्योंकि इसमें पोरिन्स होता है। पोरिन्स, पोरिन क्या है? कैरियर या ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं इन्वॉल्व इन एफडी। एफडी मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होता है पोरिन्स, जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पे यहाँ पे दिख रहा है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है लेस परमिएबल है आउटर की तुलना में, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन पे कोई भी पोरिन नहीं होता। अब देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है उस पर प्रोटीन और लिपिड का रेशियो अगर हम देखें तो आप देखेंगे 60-40 होता है। 60% प्रोटीन है और 40% लिपिड है। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड का रेशियो जो होगा वो डिफरेंट होगा। इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन 80% मिलेगा और लिपिड आपको 20% मिलेगा। इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपको पता है इनर मेम्ब्रेन पे ही ईटीएस चलता है, और ईटीएस में याद होगा 5 एंजाइम कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5 प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम कॉम्प्लेक्स, वो 5 के 5 इनर मेम्ब्रेन पे ही तो बैठे हैं। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट और भी ज़्यादा है। प्रोटीन 80% है, लिपिड 20% है। आउटर मेम्ब्रेन पे प्रोटीन 60 था और लिपिड 40% था ना। तो ये आप देखिए जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो गया और इनफोल्ड होके ये फिंगर लाइक आउट ग्रोथ बनाता है, एक्सटेंशन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। प्लूरल क्रिस्टी होगा, सिंगुलर होगा क्रिस्टा। तो क्रिस्टी क्या करता है? ये फिंगर लाइक इनफोल्डिंग है, आउट ग्रोथ है इनर मेम्ब्रेन का, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से फायदा क्या होगा कि ईटीएस यहीं पे होना है, जिससे ईटीएस के लिए एंजाइम्स को ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, ज़्यादा जगह मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखेंगे ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। सॉरी, ये जो फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये जो फ्लूइड आपको दिख रहा है ना, इस फ्लूइड को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो फ्लूइड फिल्ड स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये फ्लूइड है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता तो वहाँ स्ट्रोमा हम बोलते, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में ही बेटा आप देखो, मैट्रिक्स में आपको सर्कुलर डीएनए मिलेगा, एक सिंगल ही होगा, सिंगल सर्कुलर डीएनए मिलेगा, जीसी रिच, गुआनिन साइटों से रिच होगा, बिल्कुल जैसे बैक्टीरिया में होता है। और मैट्रिक्स में ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और 70s राइबोसोम्स होंगे, जो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, वही सेम राइबोसोम आपको यहाँ भी मिलेगा। आप पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं इसमें, ठीक है? पहले आप इतना नोट कर लो, लिख लो। ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर क्रिस्टी बना है, क्रिस्टी पे ही बैठा होता है F0 F1 पार्टिकल्स। इसको हम ऑक्सीसोम या फर्नांडीज एंड मोरन पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसको एलिमेंट्री पार्टिकल या एटीपी सिंथेज भी बोला जाता है, क्योंकि यही है बेटा जो एटीपी का सिंथेसिस कराता है। यही होता है जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन या एटीपी का सिंथेसिस कराता है। तो आप देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। यहीं पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डिवाइड करता है, डिवाइड्स थ्रू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, माइटोकॉन्ड्रिया में बाइनरी फिजन से डिवीजन होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में आप देखेंगे बेटा, मैट्रिक्स में लिंक रिएक्शन होगा रेस्पिरेशन का। लिंक रिएक्शन नाम सुना होगा, यहीं पे TCA साइकिल या क्रेब्स साइकिल होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ही फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में ही फैटी एसिड ब्रेकडाउन होता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। यहीं पे होता है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या है? फैटी एसिड का ब्रेकडाउन है। फैटी एसिड
ब्रेक डाउन है जो मैट्रिक्स में होगा। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन में आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, ETS होगा, यहीं पे ही ATP का सिंथेसिस होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये सब इनर मेम्ब्रेन पे होगा। ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इनर मेम्ब्रेन पे होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ध्यान देना बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी इसके आगे हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों जो होते हैं, इन दोनों को बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। सेमी ऑटोनोमस, सेमी मतलब हाफ, ऑटो मतलब ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना, क्योंकि इनके अंदर, इन दोनों के अंदर आपको पता है कि इनके अंदर जो प्रोटीन्स होता है उसका कुछ पार्ट ये खुद बनाते हैं और कुछ पार्ट न्यूक्लियस वाला DNA बनाता है। तो इनके अंदर जितना भी प्रोटीन है उसका कुछ पार्ट ये खुद बना लेते हैं, खुद का DNA से बनता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट न्यूक्लियस से बनता है। मतलब कुछ अपने अंदर है, अपने कब्जे में है, प्रोटीन का सिंथेसिस, अपना DNA बनाता है, और कुछ न्यूक्लियस DNA बनाता है। और प्रोटीन बनाने के लिए सेल में क्या क्या होना चाहिए? DNA होना चाहिए, RNA होना चाहिए, राइबोसोम होना चाहिए, और इन दोनों के अंदर सारा चीज़ है। तो आप देखेंगे ना, आप देखेंगे ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। सम ऑफ प्रोटीन्स, इनके अंदर जो प्रोटीन होगा, सम ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय देयर ओन DNA, अपना खुद का DNA बनाता है। और प्रोटीन बनाने के लिए सेल के पास क्या होना चाहिए? DNA होना चाहिए, RNA होना चाहिए, और राइबोसोम होना चाहिए। राइबोसोम, DNA, RNA और राइबोसोम होना चाहिए। तो ये खुद बना लेते हैं ना, इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स। तो ऐसे ही आप देखेंगे, और इन दोनों ऑर्गेनेल का ना आप देखेंगे, इन दोनों ऑर्गेनेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। इनका अपना ना पहले एक हाइपोथेसिस आया था, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस। तो इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। बाद में फिर ये यूकैरियोट में आ गए। तो इसका बहुत ज़्यादा आपको नहीं ध्यान देना है इस पर, बस इतना याद रखना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था इनका पहले। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं राइबोसोम्स के बारे में। इसको हम पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। जो राइबोसोम होता है इसको पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। इसको डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे, इसलिए पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम जो होता है बेटा, आप देखो, ये डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है, जो आपको मतलब देखेंगे ER के मेम्ब्रेन पे मिलेगा, ठीक है, ER के मेम्ब्रेन पे आपको मिल जाएगा। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी मिल जाएगा, RER के मेम्ब्रेन पे भी मिलेगा। ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, न्यूक्लियर आउटर मेम्ब्रेन पे भी थोड़ा बहुत ही अटैच हो सकता है। तो ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, मेडअप ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स का बना है, मतलब RNA, राइबोसोमल RNA प्लस प्रोटीन्स, दोनों को मिला के बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। इसका बना होता है।
और इसका जो असेंबली है, राइबोसोम का जो असेंबली है ये होता है अकर्स इन न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में राइबोसोम का असेंबली होता है, मतलब आरएनए प्लस प्रोटीन्स इनका आपस में वहीं पे असेंबली होता है। न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता है और राइबोसोमल प्रोटीन्स बाहर साइटोप्लाज्म से चले जाते हैं अंदर, और वही न्यूक्लियोलस में असेंबल होकर राइबोसोम बनता है। राइबोसोम को हम बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये ट्रांसलेशन कराता है, प्रोटीन सिंथेसिस कराता है राइबोसोम्स, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और आप देखेंगे 2 सब यूनिट होते हैं इनके, 2 सब यूनिट्स, लार्जर और स्मॉलर, लार्जर और स्मॉलर। ये असेंबल और डिसअसेंबल होते रहते हैं, जुड़ते और अलग होते रहते हैं ट्रांसलेशन के टाइम पे। इनका अटैचमेंट और डिटैचमेंट डिपेंड करता है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन के ऊपर। दोनों सब यूनिट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन। जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, 10⁻³ मोलर से ज़्यादा हो जाता है, तो दोनों सब यूनिट जुड़ जाते हैं, और जब 10⁻³ मोलर से कम हो जाता है तो दोनों सब यूनिट डिटैच हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे कि जो राइबोसोम है, आप देखिए ज़रा, प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, और प्रोकैरियोट के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आप देखेंगे आपको मिलेंगे, एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, सीपी मतलब क्लोरोप्लास्ट, आपको मिलेंगे 70s, और यूकैरियोट में मिलेंगे 80s। एक्सेप्शन वही है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें आप देखेंगे 2 सब यूनिट होगा, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो आप देखेंगे बेटा ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है। यहाँ भी आप देखेंगे लार्जर है और स्मॉलर है, 2 सब यूनिट हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आरएनए की बात अगर हम करें तो आप देखिएगा ये लार्जर है 50s, ये स्मॉलर है 30s। तो इसमें आप देखेंगे बेटा ये 23s आरएनए है, ये आप देखेंगे 5s आरएनए है, और ये 16s आरएनए है। ठीक है, 50 में 2 सब यूनिट है, 30 में 1 है। और अगर यहाँ पे हम बात करें तो लार्जर यहाँ पे 60 होता है और यहाँ पे 40 होता है, और 60 में 3 सब यूनिट है और यहाँ पे सिर्फ 1 है। 3 क्या क्या है, एक है 28s आरएनए, एक है 5.8s आरएनए, और एक है 5s आरएनए, और यहाँ पे सिर्फ एक ही है 18s आरएनए। और इन आरएनए के साथ साथ प्रोटीन भी एसोसिएट होता है, प्रोटीन भी जुड़ा रहता है, और आरएनए प्लस प्रोटीन मिल के बना लेते हैं राइबोसोम। 60 में 28, 5.8 और 5, 40 में केवल एक 18। तो दोनों में, लार्जर वाले में 5s दोनों में क्या है, कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों आपको मिलेगा। तो ये सब प्लस इनके साथ में प्रोटीन भी होते हैं। ये सब प्रोटीन कहाँ सिंबल होते हैं, न्यूक्लियोलस में होते हैं। तो आप देखिएगा बेटा जो राइबोसोम है ना, जैसे एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम मिलके क्या बना लेते हैं, पॉलीसोम बना लेते हैं या पॉलीराइबोसोम बना लेते हैं। तो राइबोसोम जो होता है ये साइट होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, इसका काम होता है ट्रांसलेशन करना। जो आरईआर के मेम्ब्रेन से राइबोसोम जुड़ा रहता है
वो सिक्रीटरी प्रोटीन बनाता है जो सेल के बाहर सिक्रीट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, या फिर लाइसोसोमल वाला वो प्रोटीन बना लेता है। और जो आप देखेंगे जो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम होता है वो सेल के अंदर ही यूज होने वाला बेसिकली वो प्रोटीन बनाता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन बना लिए या सेल के अंदर ही यूज होने वाला प्रोटीन बना लेता है। आप ये पहले ना, आप ये सब पहले लिख लीजिए अच्छे से ना, नोट कर लीजिए आप इसको। अब यहाँ पे बेटा हम आगे बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड्स, जो प्लास्टिड है ना, अभी हम तुरंत बात कर रहे थे राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम के बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड के बारे में। जो प्लास्टिड है, प्लास्टिड आपको पता है एनिमल सेल्स में एब्सेंट होता है, नहीं मिलता है, फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस नहीं थे जो हम बताए थे फोटोसिंथेटिक वाला, उसमें मिलेगा और प्लांट सेल्स में मिलेगा, एल्गी वगैरह मिलेगा। लार्ज साइज्ड, प्लास्टिड का साइज बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह की तुलना में, दस इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब इनको आप माइक्रोस्कोप के नीचे बड़े आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो कि इनका साइज क्या है, इनका साइज बड़ा है। और कंटेन पिगमेंट्स, इनमें पिगमेंट्स होता है 10 इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट। ये प्लांट को आप देखोगे न, जैसे लीफ है, फ्लावर है, अलग अलग ये कलर प्रोवाइड करेंगे प्लांट के पार्ट्स को, क्योंकि इनमें पिगमेंट होता है। और यहाँ पे हमने प्लास्टिड 3 टाइप्स का दिखा रखा है। बेसिस क्या है? पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के बेसिस से प्लास्टिड 3 टाइप का है। क्या क्या? ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट है। 3 ग्रुप हमने बना रखा है। बेसिस है पिगमेंट। ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस प्लास्टिड, इसमें पिगमेंट नहीं होता है बेटा, इसलिए ये कलरलेस होता है। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूको मतलब कलरलेस, ल्यूको जो होता है ये क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट से ही डेराइव्ड होता है, लेकिन ये अपना पिगमेंट लॉस कर देता है। ये इसमें मान लो ये पिगमेंट एब्सेंट है और कलरलेस है। ये इन्वॉल्व्ड इन द फूड स्टोरेज, इसका मेन काम है फूड को स्टोर करना। जैसे देखिए, और इसका शेप है, साइज है, और स्टोर्ड फूड जो होता है वो अलग अलग होता है, वेरिएबल होता है। 3 टाइप का है। बेसिस है स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड के बेसिस पे ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का है। क्या क्या? एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट। एल्यूरो मतलब प्रोटीन होता ही है, याद होगा आपको, एल्यूरोन लेयर, इसका काम है। एल्यूरोप्लास्ट एक टाइप का कलरलेस प्लास्टिड है जिसका काम है प्रोटीन का स्टोरेज करना। ये प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको सीड के एंडोस्पर्म में मिल जाएगा। जैसे मेज का सीड है ना, मक्के के सीड के एंडोस्पर्म में मिल जाएगा आपको। इलायोप्लास्ट, इलायो का मतलब होता है ऑयल। ये कलरलेस प्लास्टिड है जो ऑयल का स्टोरेज करता है। ये आपको ऑयली सीड्स में मिल जाएगा। जो ऑयली सीड्स नहीं होते हैं उनमें आपको मिल जाएगा, जहाँ ये ऑयल का स्टोरेज करेगा। एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जो होता है एमाइलम का स्टोरेज करेगा। एमाइलम मतलब स्टार्च, ये स्टार्च का स्टोरेज करेगा। ये आपको पोटैटो ट्यूबर में मिल जाएगा, तो ये स्टार्च का स्टोरेज करता है। तो ये सब कलरलेस प्लास्टिड है। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये कलर्ड प्लास्टिड है, वेरियसली कलर्ड, कई अलग अलग कलर का होता है। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, कई अलग अलग कलर का होता है ये। इसमें कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं। कैरोटिनॉइड पिगमेंट का मतलब कैरोटीन और जेंथोफिल, ये सब पिगमेंट होता है। कैरोटीन भी कई टाइप का होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल भी कई टाइप का है। ये सब पिगमेंट होते हैं। और ये जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं ना, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होते हैं, ये आपको मौजूद मिलेगा। तो ये होता है क्रोमोप्लास्ट। तो जैसे गाजर होता है, गाजर का जो गाजरी कलर है ना, बीटा कैरोटीन की वजह से होता है। तो ये सब अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। और आप ये देखिए जरा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये ग्रीन प्लास्टिड है। ग्रीन प्लास्टिड है, ये साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। इसे बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यही फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है। कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है। ये ग्रीन कलर का होता है ना। तो आप देखोगे बेटा, जब जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, टोमेटो हो गया, मिर्च हो गया, ये जब कच्चा रहता है तो ग्रीन कलर का रहता है। आपने देखा है ग्रीन कलर का रहता है, क्योंकि उस टाइम पे इसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है। लेकिन जब पकने लगता है तो ये ग्रीन से रेड हो जाता है। क्यों?
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इनका कन्वर्जन भी हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्जन हो जाता है जब राइपनिंग होता है तब। आप पहले इतना नोट कर लो, हमको डिटेल में बात करना है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, नीट में क्वेश्चन भी आता है तो हम बात करते हैं, पहले आप इतना नोट कर लो, लिख लो। यहाँ पे हमने क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम दिखा रखा है बच्चों, ध्यान देना। क्लोरोप्लास्ट जो होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर इसका विड्थ होता है और 5 to 10 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है, मतलब ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, आप देखेंगे। और ये बड़े आराम से दिख जाता है माइक्रोस्कोप में, क्योंकि इसका साइज क्या है, बहुत बड़ा है, विड्थ इतना है, लेंथ इतना है, और ये हमने स्ट्रक्चर दिखा रखा है। तो आप देखिए ज़रा, पहले कुछ बातें सुन लीजिए। ये प्लांट में आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? प्लांट में आपने देखा होगा मेसोफिल सेल, याद है क्या? प्लांट में मेसोफिल सेल्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, और मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। आप देखेंगे ना, एक सिंगल मेसोफिल सेल में, एक लीफ की बात नहीं रही, एक लीफ में तो बहुत सारे मेसोफिल सेल्स हैं, एक सिंगल मेसोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट का नंबर 20 से 40 के बीच में हो सकता है। हालांकि आमतौर पर एक एल्गी में, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, एक क्लेमाइडोमोनास में, एल्गी में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन लीफ के एक मेसोफिल सेल में ना 20 से 40, मतलब क्लोरोप्लास्ट का साइज हो गया, नंबर हो गया, शेप हो गया, ये वेरिएबल है, ध्यान देना। क्लोरोप्लास्ट का नंबर, शेप, साइज वेरिएबल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का वेरिएबल था, इसका भी वेरिएबल है। साइज ये बता दिया, नंबर बता दिया, और शेप की बात करें तो आप देखोगे ना, कप लाइक होता है क्लेमाइडोमोनास में, और ये आप देखेंगे स्पाइरल होता है ऐसे, स्पाइरोगायरा में, कॉलर के आकार में होगा ऐसे, ध्यान देना, कॉलर के आकार में हो सकता है यूलोथ्रिक्स में, और नेट लाइक या रेटिकुलेट होता है ईडोगोनियम में, स्टार के आकार में होता है, स्टार शेप्ड होता है जिग्नेमा में, जिग्नेमा ZYGNEMA, जिग्नेमा में, मतलब इसका कोई फिक्स आकार नहीं है, वेरिएबल रहता है। तो आप देखेंगे ये डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, इस पे पोरिन्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होता है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड फील्ड स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स था, यहाँ पे स्ट्रोमा है, फ्लूइड फील्ड स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। और स्ट्रोमा में ही आपको बहुत सारी चीज़ें स्ट्रोमा में ही आपको मिलेंगी। तो आप देखिए स्ट्रोमा में, आप देखिए सिक्के की तरह, ये सिक्के की तरह स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये देखिए कॉइन लाइक, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, ये थाइलाकॉइड है। और अंदर का जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन, ठीक है। और ये थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, और बेटा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से ही क्लोरोफिल अटैच रहता है, देखेंगे आप, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से ही क्लोरोफिल अटैच रहता है। तो कई सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे हैं ना, कई सारे सिक्के, तो कई सारे सिक्के को बोलते हैं ग्रेना या ग्रेनम, सिंगुलर होता है ग्रेनम। क्या है? स्टैक्ड ऑफ थाइलाकॉइड्स, मतलब पाइल ऑफ थाइलाकॉइड्स, या स्टैक्ड ऑफ थाइलाकॉइड्स लाइक पाइल ऑफ कॉइन्स, सिक्के की तरह रखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। एक सिक्का एक थाइलाकॉइड हो गया। थाइलाकॉइड क्या है? ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक। तो कई सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने वाला ये जो स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिली, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेट चैनल या स्ट्रोमा लेमिली। और स्ट्रोमा में ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जीसी रिच, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, 70S राइबोसोम है, 80 से छोटा 70S। रुबिस्को एंजाइम मिलेगा, दुनिया में मोस्ट अबंडेंट एंजाइम रुबिस्को एंजाइम ना, ये आपको मिलेगा, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और लिपिड भी मिलेगा, स्टार्च भी मिलेगा, तो ये सब स्ट्रोमा में ही मिलेगा आपको। और जो क्लोरोप्लास्ट है इसको बोलते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप इतना पहले लिख लीजिए। और ये जो क्लोरोफिल होता है बेटा, क्लोरोफिल आपको क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है,
थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन से ये अटैच रहता है। आप ये पहले बना लीजिए। इसको हटा देते हैं अब हम। तो आप देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन होता है बाइनरी फिजन के थ्रू। जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था। और ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस जो होता है रेडॉक्स प्रोसेस होता है बेटा। इसमें आप देखोगे ना, फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेसेस होता है। एक तो है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। हम फोटोसिंथेसिस में डिटेल में बात करेंगे। ये ऑक्सीडेटिव फेज है, ऑक्सीडेटिव फेज। यहाँ पे वाटर का स्प्लिटिंग होता है और वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे वाटर का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा, जिससे O2 रिलीज होगा और यहीं पे ATP और NADPH2 का सिंथेसिस होगा। इसका सिंथेसिस होगा जिसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एसिमिलेटरी पावर। तो ये लाइट रिएक्शन जो होता है ये ऑक्सीडेटिव फेज है। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये कहाँ होता है, ये ग्रेना रिएक्शन है। ये थाइलाकॉइड या ग्रेना में होता है। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा रिएक्शन है, ये स्ट्रोमा में होता है ना, स्ट्रोमा रिएक्शन है, स्ट्रोमा में होता है। डार्क रिएक्शन जो होता है ये रिडक्टिव फेज है। यहाँ पे क्या होगा, CO2 का रिडक्शन होगा, यही ATP और NADPH2 का यूज करके, जिससे क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट बनता है डार्क रिएक्शन में, इसी ATP और NADPH2 का यूज करके CO2 का रिडक्शन होगा। इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्टिव फेज। ये आप लिख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया है, खत्म हो गया है। तो अगला हेडिंग है बेटा साइटोस्केलेटन्स। साइटोस्केलेटन्स क्या होता है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। जो साइटोस्केलेटन है, आप नाम से पहले मतलब निकालिएगा। साइटोस्केलेटन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में स्केलेटन की तरह फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। जैसे बॉडी में स्केलेटन होता है जो बॉडी को मजबूती देता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ऐसे ही आप देखेंगे सेल के साइटोप्लाज्म में स्केलेटन की तरह फैला हुआ स्ट्रक्चर होता है। नेटवर्क होता है प्रोटीन का, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीन्स। प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, पूरे साइटोप्लाज्म में फैला होता है, जिनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं साइटोस्केलेटन्स। ये कलेक्टिव टर्म है, किसी एक प्रोटीन के लिए नहीं है, बहुत सारे प्रोटीन के लिए है। परफॉर्म मैनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। जो सेल, जो यूकैरियोटिक सेल है, अलग अलग शेप एज्यूम कर लेता है, इसी साइटोस्केलेटन्स की ही वजह से होता है। ये सब प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, ध्यान देना। साइटोस्केलेटन्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होते हैं, ये सिर्फ यूकैरियोट में आपको मिलेगा बस। तो ये अलग अलग फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। तो ये मेनली यहाँ पे 3 टाइप के हैं, ये 3 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। क्या क्या, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, 3 टाइप के होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये आप देखेंगे मेड अप ऑफ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट्स ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स ट्यूबुलिन। ये एक्चुअल में ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ध्यान देना। ये हॉलो अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, आप देखेंगे ये हॉलो होता है और अनब्रांच्ड होता है, और बेटा आप देखेंगे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बेलन के आकार का होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो अल्फा एंड बीटा सब यूनिट का बना होता है। कौन सा प्रोटीन है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन का है, याद रखो ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है।
कई सारा फंक्शन है इसका। आप देखिएगा ये आपको कई जगह मिलेगा, फॉर्म साइटोस्केलेटन ऑफ सिलिया फ्लैजिला। सिलिया फ्लैजिला में आपको मिलेगा माइक्रोट्यूब्यूल, याद है ट्यूबुलेंट प्रोटीन का बना, याद है ना आपको सिलिया फ्लैजिला में 9+2 की जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल की ही बात करते हैं, ट्यूबुलेंट प्रोटीन की ही बात करते हैं। तो ये सिलिया फ्लैजिला मिलेगा। ये स्पिंडल फाइबर्स और एस्ट्रल रेज बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर और सेंट्रियोल से देखो ऐसे क्या निकलता है, एस्ट्रल रेज, यही बनाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और एनाफेज में क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जाता है ना, एनाफेजिक मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये इसी का फंक्शन है, स्पिंडल रेज खींचता है और बना किसका है, इसी माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। और जब पोजीशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस, जब प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है तो सेल प्लेट बनता है। कहाँ बनना है कौन बताता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ही बताता है उसका पोजीशन। ये इसका फंक्शंस हो गए ना। इसके बाद है माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट्स बेटा ये सॉलिड होता है, अनब्रांच्ड होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेडअप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना है, ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का था, ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का बना है। एक्टिन और मायोसिन का बना होता है। काम क्या है, सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करना इसका काम है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है उसमें ये इन्वॉल्व होता है। और जब एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है तो पोजीशन ऑफ सेल फरो ड्यूरिंग एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस डिसाइडेड बाय माइक्रोफिलामेंट्स, इसी का काम है। और आप देखोगे ये साइटोप्लाज्म में सेल के मेम्ब्रेन से अटैच रहता है माइक्रोफिलामेंट। तो ये सेल को आप देखोगे ना, जो माइक्रोफिलामेंट है ये सेल को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन को मजबूती भी देता है, स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। लास्ट में है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होता है मेडअप ऑफ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का बना है। ये फॉर्म बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड प्रेजेंट इन सेल जंक्शंस। ये न्यूक्लियस के चारों तरफ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और सेल जंक्शंस में भी ये प्रेजेंट रहता है, मौजूद रहता है। तो आप बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। यहाँ पे आगे हम बात कर रहे हैं बेटा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। तो आप देखेंगे ये एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम सेल ऑर्गेनेल है कंटेनिंग टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेंट्रियोल्स। तो बेटा आप देखोगे ये दोनों हेडिंग साथ में क्यों लिखा जाता है, बता रहे हैं इसका रीजन। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है और इसके अंदर सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। तो आप देखिए सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। अच्छा, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में आप देखोगे ना, इसमें ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है, सेंट्रियोल वगैरह मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आप देखेंगे जो सेंट्रोसोम होता है एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, और सेंट्रोसोम के अंदर दो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के आप देखोगे परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल पे होते हैं। और सेंट्रियोल मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है, ए मेम्ब्रेनस है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और दोनों सेंट्रियोल को सराउंड किया हुआ एमॉर्फस फ्लूइड होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं काइनोप्लाज्म या पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स, ठीक है। और ये जो सेंट्रियोल है इसका कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है, बैलगाड़ी के पहिए की तरह होता है, चक्के की तरह होता है। आप देखिए तो ऐसे ना एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल आपको मिलेगा। तो सेंट्रियोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेंट्रियोल्स को हम डिप्लोसोम भी बोलते हैं, डिप्लोसोम। एक्चुअल में ये जो सेंट्रोसोम सेंट्रियोल है आप देखेंगे ना, ये हायर प्लांट में आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलेगा, प्लांट सेल्स में एब्सेंट है। फंजाई हो गया, एल्गी तक मिलेगा, आगे के जो प्लांट्स हैं ना उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो आप देखिए जरा यहाँ पे देखिएगा, जो सेंट्रियोल है इसका 9+0 ऑर्गेनाइजेशन होता है। 9+0 का मतलब हम बात करेंगे अभी। तो डायग्राम देखिए जरा इसका, बीच में एक ये हब होता है, प्रोटीन का बना हुआ हब, जैसे साइकिल का पहिया है, बैलगाड़ी का पहिया है, उसे कंपेयर करो। बीच में देखिए गोल ऐसे सर्किल का बना हुआ हब होता है, ये हब है प्रोटीन का बना। इससे 9 तीलियां निकली होती हैं, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे ना रेडियल स्पोक्स निकले होते हैं, रेडियल स्पोक्स, फिक्स नंबर
9 होता है। और बेटा एक चीज़ ये ध्यान देना, ये भी 9 दिखाना है। ये ट्रिपलेट फाइबर्स है, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स, ए बी सी, 3 गोले हैं ना, ए बी सी, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं, ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होते हैं किनारे किनारे, ठीक है। और एक फाइब्रिल्स में 3 सब यूनिट है, ए बी सी, एक का सी दूसरे के ए से जुड़ा रहेगा, ये सी ए से जुड़ा है। जोड़ने वाले प्रोटीन का नाम है, यहाँ पे है इनका नाम सी ए कनेक्टिव प्रोटीन। तो आप देखिए, और सेंट्रियोल में कोई मेम्ब्रेन तो होता नहीं है, मेम्ब्रेन के स्थान पे जो बाहर का ये प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रहा है इसको बोलते हैं मैसुली या पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट बोलते हैं। तो एक ट्रिपलेट का सी दूसरे के ए से जुड़ा रहता है, जोड़ने वाले प्रोटीन का नाम है सी ए कनेक्टिव, ठीक है। बीच में ये हब होता है, ये 9 ऐसे रेडियल स्पोक्स है। तो एक चीज ये देखिएगा, ये जो ट्रिपलेट फाइब्रिल्स होता है ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट फाइब्रिल्स है, मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अभी हम बताए नहीं थे ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है। तो किनारे किनारे बेटा आप देखिएगा 9 है, 9 ट्रिपलेट्स है, बीच में एक भी नहीं है, तो 9 + 0। पेरीफेरी में 9 है और बीच में एक भी नहीं है, 0 है। हालांकि सीलिया फ्लैजिला में बीच में 2 रहता है, तो 9 + 2 बताएंगे अभी हम। यहाँ 9 + 0 ऑर्गेनाइजेशन है। तो देखिएगा आप जरा, सेंट्रियोल का काम क्या है, सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला का बेसिक स्ट्रक्चर यही बनाएगा। सेंट्रियोल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स दैट गिव राइज टू स्पिंडल एपरेटस ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन। जब एनिमल सेल में बेटा जब डिवीजन होता है, आप देखो तो ये बताओ, अपोजिट पोल पे 2 सेंट्रियोल होता है, तो ऐसे स्पिंडल फाइबर वगैरह जो निकलता है, एस्ट्रल रेज निकलता है, इसी से ही तो निकलता है बेटा। एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर इसी सेंट्रियोल से ही तो निकलता है। तो इसका काम है, इसका फंक्शन है। तो ये बताइए, एक ट्रिपलेट में 3 फाइब्रिल्स हैं, टोटल फाइब्रिल्स कितने हो गए? अगर पूछे क्वेश्चन पूछे टोटल ट्रिपलेट्स, तो ट्रिपलेट तो ऐसे 9 हो गया, लेकिन एक ट्रिपलेट में कितने फाइब्रिल्स? ABC 3, तो 9 × 3 मतलब 27 फाइब्रिल्स हो गया। ट्रिपलेट्स है 9, फाइब्रिल्स है 27। आप ये बना लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं ना। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे सीलिया और फ्लैजिला के बारे में। जो सीलिया और फ्लैजिला जो होता है, आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में आपको पता भी है। सीलिया और फ्लैजिला जो होता है बेटा, ये हेयर लाइक आउट ग्रोथ होता है सेल के मेम्ब्रेन से, जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। सिंगुलर क्या होगा? सीलियम और फ्लैजिलम। जो सीलिया होता है आप देखोगे, जैसे पैरामीशियम वगैरह में आपने पढ़ा था, सीलिया जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सीलिया का नंबर ज़्यादा होता है, साइज छोटा होता है। नंबर ज़्यादा है, साइज कम है। इसका नंबर कम है लेकिन साइज बड़ा होता है। ये पूरे बॉडी सरफेस पे मिलता है, ये स्पेसिफिक लोकेशंस में मिलता है। ये लोकोमोशन हो गया, फीडिंग हो गया, सर्कुलेशन, इन सब में हेल्प करता है। फ्लैजिला सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो ये डिफरेंस हमने बता दिया। तो लोकोमोशन में दोनों इन्वॉल्व है, मोटिलिटी में इन्वॉल्व है। तो आप देखेंगे बेटा, आप देखिए जरा, ये हमने ना सीलिया का स्ट्रक्चर दिखा रखा है। फ्लैजिला का भी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी तरीके से होता है। तो आप देखिए, ये जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है। इनका जो कोर वाला रीजन होता है, बिल्कुल बीच का जो सेंट्रल वाला कोर वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं एक्सोनीम, ठीक है। बिल्कुल जो सेंट्रल पॉइंट होता है, कोर, इसको बोलते हैं एक्सोनीम। एक्सोनीम से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पेरीफेरी में किनारे किनारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होंगे। 2 रिंग ऐसे बना है ना, ऐसे 2 रिंग यहाँ पे हमने दिखा रखा है। तो माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स होंगे। वहाँ ट्रिपलेट्स था, सेंट्रियोल में ट्रिपलेट था, यहाँ पे डबलेट है। ऐसे 9 बने हैं, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल रिंग यहाँ पे 9 टाइम्स है। डबलेट्स किसका बना है? मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। और एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जो प्रोटीन जोड़ता है, ये देखिए इस कलर में जो हमने दिखाया है, इसको बोलते हैं हम इंटर डबलेट ब्रिज या नेक्सिन लिंकर।
ये नेक्सिन प्रोटीन का बना हुआ लिंकर है, नेक्सिन लिंकर, इंटर डबलेट ब्रिज भी बोलते हैं। और ये हमने जो आर्म की तरह ऐसे दिखा रखा है, ये डाइनिन प्रोटीन का बना हुआ आर्म्स है, डाइनिन आर्म्स, डाइनिन प्रोटीन का बना हुआ है। और हर एक डबलेट से एक सिंगल ये स्ट्रक्चर निकलता है, इसको बोलते हैं रेडियल स्पोक्स। टोटल इसका भी नंबर 9 होगा, तो 9 रेडियल स्पोक्स होता है। स्पोक जो होता है बेटा ये ओर लाइक होता है। जैसे ओर क्या होता है जानते हो? कभी लकड़ी वाले नाव पे बैठा होगा तो जो नाव वाला है लकड़ी का या लोहे का एक ओर लिया रहता है, चप्पू होता है जिसको पानी में स्ट्राइक करता है, तो ये चप्पू की तरह होता है। इसी से तो ये आगे बढ़ेगा, सेल मूव करेगा ना, तो ये पानी में स्ट्राइक करता रहता है, बीट करता रहता है, ये ओर लाइक होता है, चप्पू की तरह होता है, पतवार की तरह होता है। और किनारे किनारे 9 था, डबल डबल रिंग था, बीच में 2 है, लेकिन सिंगल सिंगल है, सिंगलेट है, और सिंगलेट के बीच में इंटर सिंगलेट ब्रिज है। तो ये देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट, सिंगलेट क्यों बोला? एक एक है, इसको डबलेट क्यों बोले थे? 2 रिंग था ना। तो बताइए किनारे किनारे 9 हो गया और बीच में 2 हो गया, तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन हो गया माइक्रोट्यूब्यूल का। ये डबलेट ब्रिज था, ये सिंगलेट ब्रिज है। और ये जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल सिंगलेट है ना, इनके ऊपर कवरिंग होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सीथ, ये कवरिंग होता है। और ये जो रेडियल स्पोक्स होते हैं ये सेंट्रल सीथ को लगभग टच कर रहे होते हैं, आप देखोगे। और एक डबलेट से दूसरे डबलेट के बीच में डिस्टेंस जो होता है ना, हर जगह लगभग इक्वल रहता है, बराबर रहता है। तो ये जो डबलेट्स हैं, ये डबलेट्स जो होते हैं ना पेरीफेरी में होते हैं, ये आप देखोगे पैरेलली अरेंज होते हैं, पैरेलली अरेंज होते हैं, रेडियल होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है हमने सीलिया का, आप डायग्राम बना लीजिएगा। इनका ये जो कोर वाला रीजन है बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। तो इसका काम है मूवमेंट, मेनली काम है इसका मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो 9+2 ऑर्गेनाइजेशन है, किनारे किनारे 9 डबलेट है, बीच में 2 सिंगलेट है, 9+2। तो टोटल कितने हो गए? 9 है, लेकिन बीच किनारे किनारे है, 2 है बीच में है, लेकिन 9 वाला डबल डबल है, तो 9 दूना 18 हो गया। बीच वाला सिंगल सिंगल है, तो 18 2 20। वो 9 था पेरीफेरी में, लेकिन ट्रिपलेट था, तो 9 × 3 मतलब 27 फाइब्रिल्स हो गए थे टोटल। ठीक है, आप ये बना लीजिए, फिर इसको हम हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम बेटा बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। इसको हम स्टोर हाउस ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन या ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल या हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन सेंटर भी बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये फर्स्टली डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले इसको फर्स्टली डिस्क्राइब किया था। यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस होता है, यूजुअली सिंगल न्यूक्लियस इन ए सेल। एक सेल में आमतौर पे देखेंगे एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है। जैसे आप देखिए एक्सेप्शन में, जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम में 2 सेल होता है, ऐसे कुछ प्रोटिस्टन जैसे ओपेलाइना है उसमें भी 2 है। फंजाई में आपने पढ़ा होगा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पढ़ा होगा आपने। मल्टी न्यूक्लिएटेड को सिनोसिटिक कंडीशन भी बोलते हैं। और मेच्योर जो सीव ट्यूब होता है, आरबीसी होता है, इन सब में न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है ना। तो नंबर 1 ज़्यादातर एक सेल में 1 होता है, कुछ में 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया अभी आपको। और आरबीसी और सीव ट्यूब में ये अब्सेंट भी होता है। तो इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये सेल के सारे एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल। इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये सेल के सारे एक्टिविटी को क्या करता है बेटा? ये कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोल दिया गया ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के 4 पार्ट हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन। तो आप ये स्ट्रक्चर देखिए जरा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होता है, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन।
और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, और ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देखोगे लगभग 10 से 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर का स्पेस होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन से राइबोसोम भी अटैच हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन किससे कंटिन्यू था? RER से ना, तो RER पे राइबोसोम होता है, तो आउटर मेम्ब्रेन से RER लगा होता है, तो ये अटैच भी हो सकता है। और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये RER डिराइव्ड होता है। तो ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है बेटा, दो मेम्ब्रेन है, और ये दोनों मेम्ब्रेन, काम क्या है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? अच्छा, ये न्यूक्लियस के बाहर ये क्या है? न्यूक्लियस के बाहर सेल का ये क्या है? ये सेल का साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के बाहर सेल का क्या होता है? बाहर साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैरियर का काम करता है। बैरियर का काम करता है मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब बाहर के मटेरियल को अंदर जाने से रोकेगा, अंदर के मटेरियल को बाहर जाने से रोकेगा। मेम्ब्रेन का काम है बैरियर का काम करना। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में पार्टीशन का काम करना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का है। लेकिन ये पार्टीशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, क्योंकि बीच बीच में इंटरप्शंस है। ये दिख रहा है ना, न्यूक्लियर पोर के फॉर्म पे इंटरप्शंस है। तो जैसे दीवार होता है, दीवार बैरियर का काम करता है, लेकिन जो गेट बना है उससे तो कोई आ जा सकता है ना, वो तो काम कराएगा, मूवमेंट कराएगा। तो वही चीज़ है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है बीच बीच में इंटरप्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। ये आपको दिख रहा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर पोर्स। और न्यूक्लियर पोर बनता कैसे जानते हो? जहां पे दोनों मेम्ब्रेन ऐसे आपस में फ्यूज कर जाते हैं, ऐसे वहां पे पोर बन जाता है। दोनों मेम्ब्रेन के फ्यूजन से पोर बनता है। तो ये इंटरप्शन है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर पोर। और इस पोर के थ्रू मटेरियल का ना बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब बाहर से मटेरियल अंदर जा सकता है। आप देखिएगा, बाहर साइटोप्लाज्म से मटेरियल अंदर जा सकता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोप्लाज्म से मटेरियल बाहर आ सकता है। तो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होगा। अंदर से बाहर क्या आएगा? अंदर से बाहर जैसे राइबोसोम आएगा, RNA आएगा, और बाहर से अंदर जैसे प्रोटीन बाहर से अंदर चला गया ना। तो RNA का, प्रोटीन का, राइबोसोम का बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कैसे हुआ? इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू हुआ। साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में, इसी पोर के थ्रू। और पोर कैसे बनता है? जहां पे दोनों मेम्ब्रेन का आपस में फ्यूजन हो जाता है ना, वहीं पे न्यूक्लियर पोर बनता है। और आप देखेंगे बेटा, न्यूक्लियस ये मेम्ब्रेन है, पोर है ये। अंदर आप देखेंगे बेटा, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स, या न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड, इस फ्लूइड में क्या होता है? फ्लूइड में आप देखेंगे वाटर है, इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब इसी में रहते हैं। तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही आप देखोगे क्रोमैटिन फाइबर्स होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स या क्रोमैटिन मटेरियल्स। क्रोमैटिन क्या है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेटा आप देखिएगा, क्रोमा मतलब होता है कलर्ड, टिन मतलब होता है थ्रेड लाइक। एक साइंटिस्ट था फ्लेमिंग, ध्यान देना, एक साइंटिस्ट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसने क्या किया, न्यूक्लियर मटेरियल को ना बेसिक डाई से क्या किया, स्टेन किया। एक्चुअल में जो क्रोमैटिन होता है एसिडिक नेचर का होता है ना, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा होगा, तो एसिडिक नेचर का है, डीएनए आरएनए का बना है, डीएनए है इसमें, तो डीएनए आरएनए है और भी बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। तो आप देखोगे ओवरऑल एसिडिक नेचर का है न्यूक्लिक एसिड। तो इसको बेसिक डाई से स्टेन किया। तो जो फ्लेमिंग साहब थे, फ्लेमिंग साहब ने क्या किया, जो न्यूक्लियर मटेरियल था उसको बेसिक डाई से कलर किया। और न्यूक्लियस का स्टेनिंग हम किस डाई से करते हैं, बेसिक डाई से। बेसिक डाइज जैसे एसिटोकार्माइन, एसिटोकार्माइन हो गया, ऐसे ही फ्यूल्जेन डाई है। और अभी हम बताए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया का जेनस ग्रीन से करते थे ना, ये एसिडिक बेसिक डाइज है। तो इससे हम न्यूक्लियस मटेरियल का क्या करते हैं, स्टेनिंग किया गया
फ्लेमिंग के थ्रू। तो फ्लेमिंग साहब ने इसका क्या किया था, स्टेनिंग किया था और उनको कलर्ड, ध्यान देना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में हाईली एक्सटेंडेड कलर्ड स्ट्रक्चर दिखाई दिया फाइबर लाइक, जिसको बोल दिया क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमा मतलब कलर्ड होता है ना। तो क्रोमैटिन क्या है? अच्छा एक चीज है, न्यूक्लियस के अंदर आपको क्रोमैटिन कब दिखाई देगा? जब सेल इंटरफेज में होगा, नॉन डिवाइडिंग फेज में होगा, डिवाइड नहीं करा होगा तब। तो बताइए क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग, मतलब व्हेन द सेल प्रेजेंट इन इंटरफेज, मतलब G1 G2 फेज में है, जब डिवाइड नहीं कर रहा है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको इलेबोरेट या कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ हाईली एक्सटेंडेड थ्रेड लाइक फिलामेंटस कलर्ड नेटवर्क दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर्स। और ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसका कंपोजिशन क्या है, किस चीज का बना है? क्रोमैटिन का कंपोजिशन बेटा ये डीएनए का बना है, आरएनए का बना है, डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन्स, प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। तो ओवरऑल ये किसका बना है? ये बना है न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। ये जो बना होता है ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स का बना होता है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का बना है प्लस प्रोटीन का बना है। प्रोटीन में हिस्टोन प्रोटीन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इन सब का बना है। हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। डीएनए प्लस आरएनए न्यूक्लिक एसिड हो गया, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सबको मिला के बनता है क्रोमैटिन फाइबर्स। और बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन आपने पढ़ा होगा, ये हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन है। और हिस्टोन डीएनए से बाइंड करने वाला प्रोटीन है, उसको फोल्ड कराता है, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में उसको पैकेजिंग कराता है ना। तो पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, इसमें दो अमीनो एसिड बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिलते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होता है। आर्जिनिन लाइसिन पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक अमीनो एसिड होता है, जो हिस्टोन में एक्सेस में मिलता है। तो डीएनए क्या है? नेगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है। हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक है ना, तो जाके तभी तो अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, जाके उससे बाइंड करेगा। तो ये क्रोमैटिन फाइबर का कंपोजिशन हो गया। ये तभी दिखाई देगा जब सेल रेस्टिंग फेज में होगा, रेस्टिंग न्यूक्लियस होगा, क्योंकि जब सेल डिवाइड करने लगता है ना, तो उस टाइम पे क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके सिकुड़ के क्रोमोसोम बना लेता है, क्रोमोसोम। अभी ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, ध्यान देना, अभी ये एक्सटेंडेड है, फैला हुआ है, इलेबोरेट है, नेटवर्क है पूरा, लेकिन इंटरफेज में। लेकिन जब सेल डिवाइड करने लगता है ना, तो ये क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है और क्रोमोसोम बना लेता है। तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस। इसका प्लूरल क्या होता है? इसका प्लूरल होता है न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियोलाई इसका प्लूरल है। मतलब इसका नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक है तो न्यूक्लियोलस बोलेंगे, लेकिन इसका नंबर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका डिस्कवरी किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फोंटाना। न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी फोंटाना ने किया था। न्यूक्लियोलस का नंबर और साइज आप देखोगे ना वेरी कर सकता है, ये डिपेंड करता है सेल, उस सेल के ऊपर जिसमें प्रोटीन ज्यादा बन रहा है। अगर किसी सेल में प्रोटीन ज्यादा बन रहा है तो उसमें न्यूक्लियोलस का नंबर ज्यादा हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकता है, और उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। बाकी न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर आमतौर पे बहुत छोटा ही रहता है। तो आप देखेंगे ये क्रोमैटिन मटेरियल है, इसके एक एंड से न्यूक्लियोलस जुड़ा हुआ है, अटैच है। बाकी न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन लेस है। ध्यान देना, जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो कंटेंट है रेस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म से क्या है? कंटिन्यू है। बीच में अगर मेम्ब्रेन होता तो इसको न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या करता? सेपरेट कर देता। तो ये
मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है बेटा, इसीलिए इसका जो कंटेंट है रेस्ट ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यू है, क्योंकि कोई मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ नहीं है, तो ये एक तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है। और ये क्रोमैटिन फाइबर के एक एंड से जुड़ा हुआ है, और जिस पॉइंट पे अटैच है उसको हम बोलते हैं नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। नॉर को हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, ध्यान देना, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, या इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। तो यहीं से ये न्यूक्लियोलस अटैच रहता है, ये आप ध्यान देना, इसी से न्यूक्लियोलस अटैच रहता है। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस में आरएनए बनता है, राइबोसोमल आरएनए बनता है। न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनता है। और बाहर साइटोप्लाज्म से ना न्यूक्लियर पोर के थ्रू प्रोटीन चले जाते हैं न्यूक्लियोलस के अंदर, तो आरएनए प्लस प्रोटीन्स मिलके राइबोसोम बन जाता है। तो बताइए राइबोसोम का असेंबली कहाँ हुआ? न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस को बोलते हैं राइबोसोम फैक्ट्री। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो जिस सेल में प्रोटीन ज्यादा बन रहा होगा उसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस का साइज बड़ा हो सकता है और नंबर 1 से ज्यादा हो सकता है, ज्यादा नंबर आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये आप बना लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, बना लीजिए। तो न्यूक्लियोलस जो होता है साइट ऑफ राइबोसोम असेंबली होता है, यहीं पे राइबोसोम बनता है, यहीं पे आरएनए बनता है, और प्रोटीन बाहर से जाके वहीं असेंबल हो जाता है अंदर न्यूक्लियोलस में, जिससे पूरा राइबोसोम बन जाता है। तो आप इसको बना लीजिए बेटा। तो यहाँ पे बेटा हम लास्ट में बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में। तो आप देखिएगा जरा, क्रोमा मतलब होता है कलर्ड, सोमा का मतलब होता है बॉडी, क्रोमोसोम कलर्ड बॉडी। तो क्रोमोसोम क्या है पहले सुन लीजिए, ये सब बाद में भी लिख लीजिएगा। क्रोमोसोम आप देखेंगे जब सेल डिवाइड करने लगता है, इंटरफेज से एम फेज में आ जाता है, डिवाइडिंग फेज में आ जाता है, तो जो क्रोमैटिन मटेरियल नहीं था, जो हाईली एक्सटेंडेड नेटवर्क था प्रोटीन का, क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होके सिकुड़ के क्रोमोसोम बना लेता है जब सेल एम फेज में आ जाता है, डिवाइडिंग फेज में आता है। तो ड्यूरिंग डिवाइडिंग फेज इन द न्यूक्लियस क्रोमैटिन मटेरियल्स कंडेंस टू फॉर्म कलर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स होता है और 4 आर्म्स होता है। तो देखिए आप जरा, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने दिखाया है। तो इसमें देखिए बीच में ये सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। तो बीच में ये सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। ये एक आर्म है, ये दूसरा आर्म है, ये तीसरा आर्म है, ये चौथा आर्म है, कुल मिला के 4 आर्म है। ये दोनों, ये और ये एक क्रोमैटिड हो गया, एक क्रोमैटिड हो गया, ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया, ये लिखा है क्रोमैटिड, एक क्रोमैटिड 2 क्रोमैटिड, कुल मिला के एक क्रोमोसोम में आप देख रहे हो एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है। और आर्म कितने हैं? 1 2 3 4 आर्म्स हैं ऐसे, और 2 क्रोमैटिड है, बीच में ये सेंट्रोमियर है। तो दोनों क्रोमैटिड क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं, ध्यान देना। और अगर जैसे देखिए दोनों साइड में, यहां भी और यहां भी, आर्म का जो लंबाई है बराबर दिख रहा है, इक्वल आर्म्स हैं तो बोलेंगे आइसोब्रैकियल, और छोटे बड़े रहते हैं, अनइक्वल रहते हैं तो बोलते हैं हेट्रोब्रैकियल। जैसे देखिए इधर बड़ा सा दिख रहा है, इधर छोटा दिख रहा है, तो ये हेट्रोब्रैकियल है। और ये दोनों साइड में बराबर दिख रहे हैं, ये तो हम बोलते हैं आइसोब्रैकियल, ठीक है। तो एक टर्म यूज होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम, ध्यान देना, होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? ऐसे क्रोमोसोम्स जिनका शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है, सेंट्रोमियर का पोजीशन है, सब एक जैसा होता है, उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। तो पेयर में ऐसे रहेगा। जैसे एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, ये आपको क्रोमोसोम दिख रहा है, तो एक क्रोमोसोम ये है, और इसके बगल में एक क्रोमोसोम और बना दें तो 2 क्रोमोसोम हो जाएगा। इसके बगल में एक और बना दिए, पेयर में हो गया। शेप है, साइज है, टेलोमियर, सेंट्रोमियर, पोजीशन सब कुछ एक जैसा रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर। जैसे ह्यूमन में एक डिप्लॉयड सेल में
23 पेयर क्रोमोजोम का होता है, मतलब 46 क्रोमोजोम्स होते हैं ना। तो वैसे ही अगर एक जैसा रहेगा तो पेयर बोलेंगे, होमोलॉगस क्रोमोजोम पेयर। ये जो एंड होता है क्रोमोसोम का, एंड वाले पार्ट को हम बोलते हैं, टर्मिनल पोर्शन को हम बोलते हैं टीलोमियर। टीलोमियर क्या है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम। तो टाइप्स ऑफ क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम आप देखेंगे 4 प्रकार का है, 4 टाइप्स। बेसिस है सेंट्रोमियर का पोजीशन, सेंट्रोमियर कहाँ पे है, इसके बेसिस पे 4 टाइप्स का है। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होगा, मिडिल में होगा, बीच में सेंट्रोमियर है। तो जाहिर सी बात है, जब बीच में होगा तो दोनों साइड में आर्म का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। और इक्वल आर्म्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोब्रैकियल। और ये वी शेप दिखाई देगा, अभी नहीं दिखाई देगा, ध्यान देना। क्रोमोसोम का शेप का स्टडी हम कब करते हैं? बेस्ट स्टेज है, मतलब शेप स्टडी करने का एनाफेज। एनाफेज जब होता है, जब अपोजिट पोल पे जाते हैं, तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर शेप देखने लायक होता है। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का एनाफेज में वी शेप में स्ट्रक्चर होगा। सब मेटासेंट्रिक क्या है? सेंट्रोमियर को हम उठा के बीच से थोड़ा सा ऊपर रख दें, सेंटर से थोड़ा सा अलग कर दें, तो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर है सेंट्रोमियर। तो जाहिर सी बात है, अगर बीच से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दोगे तो एक साइड का आर्म छोटा हो जाएगा, एक साइड का बड़ा हो जाएगा। तो वही लिखा है, वन आर्म लॉन्गर एंड अदर शॉर्टर। छोटे वाले आर्म को हम क्या बोलते हैं? पी आर्म, ध्यान देना, पी आर्म। और लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू आर्म। ये नीट में आ चुका था, ध्यान देना, ये नीट में आ चुका है, 2019 के नीट में आ चुका है। शॉर्ट आर्म को बोलते हैं पी आर्म, लॉन्ग आर्म को हम बोलते हैं क्यू आर्म। ये हेट्रोब्रैकियल हो गया क्योंकि छोटा बड़ा हो गया ना, और ये एल शेप्ड दिखाई देगा। ये आपको एनाफेज में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप्ड दिखाई देगा। उसके बाद है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक का क्या मतलब है? सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड पे नहीं है, एंड के नजदीक है, नियर है। सेंट्रोमियर नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम। जैसे आप देखिए, सेंट्रोमियर को उठा के ना थोड़ा और किनारे रख दिया, यहां पे रख दिया, तो देखिए नियर द एंड है। ये टीलोमियर था, इसके एंड के नजदीक आ गया, बिल्कुल एंड पे नहीं, एंड के नजदीक है। तो एक आर्म क्या होगा? एक्सट्रीमली लार्ज, दूसरा एक्सट्रीमली शॉर्ट। यहां पे क्या था? एक बड़ा था, एक छोटा था। यहां पे क्या हो गया? एक बहुत बड़ा है और एक बहुत छोटा है। एक्सट्रीमली लार्ज है और एक एक्सट्रीमली शॉर्ट है। ये भी हेट्रोब्रैकियल है। ये आपको एनाफेज में ना एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जे शेप में दिखाई देगा। और टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक मतलब बिल्कुल टर्मिनल एंड पे है, टीलोमियर के पास टर्मिनल एंड पे है सेंट्रोमियर। ये देखिए, सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे है, एट द एंड ऑफ टर्मिनल पोर्शन, तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इसको हम बोलते हैं। और कभी, और एक चीज ये देखो जरा, ये क्रोमोसोम के अंदर ये हम क्या दिखा रखे हैं? ये कलर्ड स्ट्रक्चर, ये डीएनए है। क्रोमोसोम के अंदर ये डीएनए दिखा रखा है हमने, डीएनए। तो आप देखेंगे बेटा, हम आपको बताएं कि एक डिप्लॉयड सेल में ह्यूमन के 23 पेयर क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम है। अगर आप 46 क्रोमोसोम, सभी क्रोमोसोम के डीएनए को आइसोलेट कर लो, तो आप देखोगे लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होगा, लगभग 2.25 मीटर के आसपास होता है, अप्रॉक्स हम 2 मीटर ले लेते हैं। तो 2 मीटर लंबा डीएनए आपको मिलेगा। कितने क्रोमोसोम में फैला हुआ? 46 क्रोमोसोम में, मतलब 23 पेयर्स में। मतलब एक क्रोमोसोम में 2 मीटर नहीं होगा, 46 के 46 क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम का डीएनए निकालोगे तो लगभग 2.25 मीटर का, अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर्स का लेंथ होता है डीएनए का। तो एक टर्म यूज होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। तो क्या है, आपको हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बता देते हैं। सैटेलाइट क्रोमोसोम, तो कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं, आप देखिएगा, सम क्रोमोसोम्स हैव, ये तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था। कुछ क्रोमोसोम ऐसे भी होते हैं जिसमें एडिशनल, एक्स्ट्रा, ध्यान देना, एक्स्ट्रा आप देखिएगा, एक ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर ये क्रोमोसोम का कुछ पार्ट हमने दिखा दिया, ये क्रोमोसोम का कुछ पार्ट हमने दिखा दिया, और यहाँ पे ये डीएनए दिखा दिया। तो ये क्या है? ये पोर्शन क्या है? ये है नॉर, नॉर बताए थे अभी न्यूक्लियोलस में, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। इसको हम सेकेंडरी
कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन था, और ये जो नॉर है, नॉर को हम सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। और ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो क्या है, एक बार सुनिएगा। सम क्रोमोजोम्स हैव एडिशनल, मतलब एक्स्ट्रा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन तो हर एक क्रोमोजोम पे होता है, लेकिन कुछ क्रोमोजोम ऐसे भी होते हैं जिसमें प्राइमरी के अलावा, ये तो है, इसके अलावा भी एक और कंस्ट्रिक्शन होता है, अतिरिक्त एडिशनल कंस्ट्रिक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसको नॉर भी बोला जाता है। नॉर क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। और इसके बाद बियॉन्ड जितना भी क्रोमोजोम का सेगमेंट है, इसको बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोजोम। और इसके अंदर जो डीएनए होगा, इसको बोलेंगे हम सैटेलाइट डीएनए। तो जिस क्रोमोजोम में सैटेलाइट होता है उसको बोलते हैं, नॉर होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है, ऐसे क्रोमोजोम को हम बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोजोम्स। तो आप देखोगे बेटा, इन ह्यूमंस 5 पेयर्स ऑफ सेट क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस। 5 पेयर्स ऑफ सेट क्रोमोजोम का मतलब सैटेलाइट क्रोमोजोम्स प्रेजेंट। 5 पेयर्स ऑफ सैटेलाइट क्रोमोजोम्स। फिर से सुन लो, सैटेलाइट क्रोमोजोम क्या है? सम क्रोमोजोम्स हैव एडिशनल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट कांस्टेंट लोकेशन। और ये नॉन स्टेनिंग होता है, आप मतलब इसको डाई से कलर करोगे, स्टेन नहीं होगा। तो आज का क्लास यही ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, आगे हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप इसको लिख लीजिए, पहले नोट कर लीजिए।